नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला। आज जिसमें हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई दिनों से जो है किसी कारणवश जो है प्रैक्टिस सेट ये की सीरीज जो है नहीं आगे बढ़ पाई थी, तो आज से शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, तो वीडियो को जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम का कार्य है। तो साइटोक्रोम का कार्य क्या होता है? साइटोक्रोम का जो कार्य होता है वह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होता है। जैसे कि साइटोक्रोम हो गया, साइटोक्रोम के साथ जो है फेरिडॉक्सिन हो गया, फेरिडॉक्सिन हो गया, प्लास्टोसाइनिन हो गया, प्लास्टोसाइनिन। इनका जो कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होता है। और यह सभी जो है हमें जो एक फास्फोलिकरण प्रक्रिया होती है उसमें भी सहयोग करते हैं। याद रखिएगा कि जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम जो है क्या कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? तो कितने अनिवार्य तत्व हैं? तो ये तत्व है, इनकी संख्या कितनी है? 17 है। ये जो सबसे पहले जो अनिवार्य तत्व की जो अवधारणा है किसने दी थी? ये दी थी आर्नन व स्टाउट ने जो है यह अवधारणा दी थी। कब? 1937 में। 1939 में। उस टाइम जो है इन्होंने विकास और वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व बताए थे वे बताए थे कितने? 16 आवश्यक तत्व बताए थे। परंतु जब 1987 में जो है एक ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है निकिल तत्व की खोज करी थी। तो निकिल तत्व की खोज के साथ ही जो है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो है अनिवार्य तत्व कितने हो गए थे? 17 हो गए थे। वहीं एक फंक्शन वो कार्य की पोषक तत्व होते हैं, जिसमें जो है यह जिसे बोला जाता है इंग्लिश में फंक्शनल न्यूट्रेंट, यानी कि कार्य की पोषक तत्व। ये फंक्शनल न्यूट्रेंट जो शब्द दिया था किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। याद रखिएगा, जो फंक्शनल न्यूट्रेंट जो शब्द है किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। इन्होंने कितने पोषक तत्व बताए थे जो फंक्शनल न्यूट्रेंट है? फंक्शनल न्यूट्रेंट की जो संख्या है वह कितनी है? याद रखिएगा, ये इनकी संख्या है 20 में जो है 16 अनिवार्य पोषक तत्व है और 4 जो है वे लाभदायक पोषक तत्व है। लाभदायक पोषक तत्वों की बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं? वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम और कोबाल्ट। ये जो है 4 लाभदायक तत्व है। तो याद रखिएगा कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 17 तत्व हैं। वही कार्य की पोषक तत्वों की संख्या 20 है। उन 20 में 16 आवश्यक पोषक तत्व और 4 लाभदायक पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रतिसंवेदनशीलता बढ़ जाती है? यानी कि वो कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों में जो कवक के प्रति संवेदनशील है, जिसके कारण जो है रोग ज़्यादा लगते हैं? तो वे कौन से हैं? वे दोनों सिलिकॉन व निकिल दोनों है। और वहीं जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम जो पोषक तत्व होता है वो पौधों में जो है रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है।
नेक्स्ट है कि केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है, यानी कि पौधे में जो किसकी वृद्धि के कारण जो केला अचानक पक जाता है, तो वो किसके कारण पक जाता है, वो इथाइलिन के कारण पक जाता है। याद रखिएगा कि जो फलों को पकाने में जो है किसका प्रयोग होता है, वो इथाइलिन के कारण होता है। इस इथाइलिन की जो खोज करी थी ये किसने करी थी, 1935 में क्रेकर ने की थी, क्रोकर ने जो है की थी। और यह कैसा हार्मोन है, यह वृद्धि रोधक, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। नेक्स्ट है कि पौधों में सूखा प्रतिरोधी किससे संबंधित है, तो सूखा प्रतिरोधी किससे संबंधित है, यह ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से संबंधित है। याद रखिए कि पौधों में जो सूखा प्रतिरोधी किससे संबंधित है, यह ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया था, वो कौन सा एंजाइम है जो क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया था, तो वो कौन सा एंजाइम है, उसका नाम है यूरिलेज। यूरिलेज को जो है 1926 में किसने तैयार किया था, सुमनर ने। याद रखिए किसने तैयार किया था, सुमनर ने तैयार किया था। किसके बीजों से, कौन सी फसल थी वो, लोबिया कि लोबिया के जो बीजों से जो है यूरिलेज एंजाइम का क्रिस्टल तैयार किया था किसने, सुमनर ने। वहीं अगर एंजाइम शब्द की बात करें, जो एंजाइम जो शब्द था वो 1878 में जो है किसने दिया था, कुहन ने दिया था। किसने दिया था, कुहन ने दिया था। वहीं जो जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम जो है हेस बुकनर ने जो है 1897 में ईस्ट से जो है इसे अलग किया था। किसने, हैंस बुकनर ने। किसे, जाइमेज को, किससे, ईस्ट से। नेक्स्ट है कि वे बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या इससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है माइक्रोबायोटिक। उन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोटिक बीज बोला जाता है। तो जिनकी आयु जो है 15 से 100 वर्ष होती है या उससे भी ज़्यादा, उन्हें बोला जाता है क्या, मैक्रोबायोटिक। उन्हें क्या बोला जाता है, मैक्रोबायोटिक। वहीं अगर माइक्रोबायोटिक की बात करें तो माइक्रोबायोटिक की आयु जो है वो 3 वर्ष तक होती है। और वहीं अगर मीजोबायोटिक की बात करें तो मीजोबायोटिक जो बीज होते हैं इनकी आयु 3 से 15 वर्ष तक होती है। तो याद रखिएगा, जिनकी आयु 3 वर्ष तक ही होती है उन्हें माइक्रोबायोटिक कहते हैं, जिनकी आयु 3 से 15 वर्ष तक होती है उनको मीजोबायोटिक कहते हैं, और जिनकी आयु 15 से 100 वर्ष तक होती है उन्हें मैक्रोबायोटिक बीज कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वह है ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी का एक अन्य नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। याद रखिएगा कि जो वसा में यानी जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, एक बी कॉम्प्लेक्स और एक है विटामिन सी। वहीं अगर वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ये क्या है में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है कि पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है, यानी पौधा जो है किसकी अधिकता से मुरझा जाता है, ये मुरझा जाता है किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन आपको पता है कि पौधे के जब वायवीय भाग से क्या होता है, जल की हानि होने लगती है तो उसे क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है, ये मापा जाता है फोटोमीटर से जो है
वाष्प उत्सर्जन को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि आरा मक्खी किस फल यानी किस फसल का प्रमुख कीट है। यानी कि जो आरा मक्खी है, जिसे जो है सा फ्लाई भी बोला जाता है, सा फ्लाई, ये किसका प्रमुख कीट है? तो ये किसका प्रमुख कीट है? ये सरसों का प्रमुख कीट है। वहीं अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात करें आरा मक्खी की, तो वो नाम क्या है? एथेलिया लुजेंस प्रोक्सीमा। तो याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम क्या है आरा मक्खी का? एथेलिया लुजेंस प्रोक्सीमा। और ये कब लगता है? और इसमें सरसों में जब सीडलिंग स्टेज होती है, यानी कि जब बीज बनने का समय आता है, सीडलिंग स्टेज पे जो है आरा मक्खी जो है आक्रमण कर देती है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं इसे? हेलिकवर्पा एम्ब्रिजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? तो ये कब पहुंचाता है? तो याद रखिएगा कि जब फली बनती है, नहीं फली बनते समय जो है ये पौधों में नुकसान पहुंचाता है। और इसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा जो हेलिकॉर्पा मिजेरा होता है, इसके जो लार्वा यानी कि इनके लार्वा को क्या बोला जाता है? कैटरपिलर। ये कैटरपिलर होते हैं, ये प्यूपा को कि जो मिट्टी के अंदर बनाते हैं। कब बनाते हैं? मिट्टी के अंदर बनाते हैं। वहीं हेलिकॉर्पा मिजेरा के नियंत्रण के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? एनपीवी यानी कि न्यूक्लियो पोलीवायरस। क्या है? न्यूक्लियो पोलीवायरस का प्रयोग करते हैं। कितना प्रयोग करते हैं एनपीवी का? वो करते हैं 250 से 500 LE प्रति हेक्टेयर। LE का मतलब होता है लार्वा इक्विवेलेंट। तो याद रखिए LE का क्या मतलब होता है? लार्वा इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के कारण बनता है? तो किसके कारण गुच्छाकार बनता है? तो वो बनता है किसके कारण? ऑप्शन सी, गन्ने का शीर्ष भेदक, यानी कि गन्ने का जो टॉप बोरर होता है। टॉप बोरर के कारण क्या होता है कि इनकी जो गन्ने की जो पत्तियां होती हैं वे गुच्छे के आकार ले लेती हैं। वहीं अगर टॉप बोरर के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिक्रोफेगा निवेला। सिक्रोफेगा निवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का कौन सा कीट संगरोध यानी क्वारंटाइन महत्व का है? तो कौन सा है क्वारंटाइन महत्व का है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आम की फल मक्खी, यानी कि आम की जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई। तो आम की जो फ्रूट फ्लाई है वह आम के यानी संरोधनी क्वारंटाइन के लिए है का महत्व रखती है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बैक्टोसेरा डोरसेलिस। यानी फलमक्खी, आम की फलमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बैक्टोसेरा डोरसेलिस। वहीं जो है इसमें मिलीबग जो आम का मुख्य कीट है, आम का जो मुख्य कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्रेसिचा मैंजीफेरी। क्या नाम है? ड्रेसिचा मैंजीफेरी। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं कि जो आम के जो पेड़ होते हैं उसमें 30 सेंटीमीटर तक क्या कर देते हैं?
ग्रीस या कोई पॉलीथीन का उसके चारों ओर लपेट देते हैं, क्योंकि जो मिलीबग की जो है मादा ही उस फलों को जो है नुकसान पहुंचाती है, वो या पत्तियों को, टहनियों को जो है नुकसान पहुंचाती है। और इन मादाओं को जो है ये पंख नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं मिलीबग की मादाओं को। नेक्स्ट है कि नोजल एक हिस्सा है, तो नोजल जो है किसका हिस्सा है, तो नोजल जो है किसका हिस्सा है, हैंड कंप्रेशन स्प्रे का हिस्सा है। देखा होगा आपने जो स्प्रे की जो मशीन होती है उसमें आगे का जो हिस्सा यानी कि नोजल के प्रयोग के द्वारा ही हम इसका पानी का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है कि कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं, तो कीट नियंत्रण का आधुनिक प्रयास कौन सा है, IPM, यानी कि इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है आधुनिक कीट नियंत्रण का प्रयास है। इसमें जो है सारी की सारी विधियाँ, चाहे वो जैविक नियंत्रण हो, रासायनिक नियंत्रण हो, यांत्रिक नियंत्रण हो या कृषि नियंत्रण हो, सभी के सभी जो है IPM के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि पैडल पंप स्प्रे कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है। जो पैडल पंप स्प्रे यानी जिसे जो है फुट पंप या फुट स्प्रे भी बोला जाता है, तो फुट स्प्रे जो है कितने ऊंचाई तक जो है पेड़ों पर या कितनी ऊंचाई तक जो है प्रयोग कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है 20 फीट। याद रखिएगा जो पैडल पंप स्प्रे है इसका प्रयोग जो है बागों में स्प्रे करने के लिए किया जाता है, और इसे चलाने के लिए जो है यानी इससे जो छिड़काव के लिए जो है 17 से 21 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब की आवश्यकता होती है, तभी इसके द्वारा हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। और इसके लिए जो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया, तो किसका किया गया, वो किया गया वीटावैक्स का। किसका प्रयोग किया गया, वीटावैक्स का, यानी वीटावैक्स जो है पहला सिस्टेमेटिक फंजीसाइड था, जिसे जो है किसने बनाया था 1966 में। 1966 में जो है किसने बनाया था, कुल्का ने। किसने बनाया था, कुल्का ने विकसित किया था। किसके लिए प्रभावी होता है ये वीटावैक्स, ये प्रभावी होता है रस्ट व स्मट के लिए। रस्ट व स्मट के लिए जो है ये प्रभावी होता है। और वीटावैक्स का एक अन्य नाम भी जो है क्या है, वो नाम है कार्बोक्सिन। तो याद रखिएगा कि पहला जो सिस्टेमिक फंजीसाइड था ये कौन सा है, वीटावैक्स है, जिसका अन्य नाम क्या है, कार्बोक्सिन है, जिसे जो है किसने विकसित किया था 1966 में, कुल्का ने। और ये किस पर प्रभावी होता है, रस्ट व स्मट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा कंडवा रोग किस फसल में फैलता है, यानी जो फॉल्स स्मट है, जो फॉल्स स्मट डिजीज है वो किस पर प्रभावी होता है, तो ये किसका प्रमुख रोग है, ये है किसका, धान का। किसका है भाई, धान का। ये उस टाइम धान में फैलता है जब ज़्यादा नमी वाला वातावरण होता है, जब ज़्यादा नमी वाला वातावरण होता है। और ये किसके द्वारा फैलता है, ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है। इस कवक का नाम क्या है, क्लेवीसेप्स ओराइजी सटाइवा जो है, इसके कारण जो है ये फॉल्स स्मट रोग जो है हो जाता है किसमें, धान में। और वातावरण कब, जितना नमी का वातावरण होगा उतना ही यह रोग ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट है कि संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज की दर होगी, तो कितनी होगी, ऑप्शन डी 18 से 20 किलोग्राम। वहीं अगर चावल महीन है, महीन का मतलब अगर बारीक है,
तो जब जो है बीज दर लगेगी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर मोटा धान है तो मोटा धान की बीज लगेगी कितनी, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर हमें जो है श्री मेथड में बोना है, श्री मेथड, तो श्री मेथड में अगर प्रयोग करना है तो जब बीज दर लगेगी कितनी, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा श्री मेथड जो है किस देश में शुरुआत हुई थी, मेडागास्कर में जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर दिखाई देते हैं। यानी कि जो नींबू है इसके जो है सबसे पहले लक्षण जो है किस जगह दिखाई देते हैं, ये जो है सभी जगह दिखाई देते हैं। नींबू का खैरा नहीं है, कैंकर रोग है, कैंकर रोग। यानी जो कैंकर रोग होता है नींबू का या नींबू वर्गीय फसलों का या पौधों का, तो ये सभी जो है यानी पत्तियों पर भी, शाखाओं पर भी और फलों पर भी जो है इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। और वहीं अगर बात आती है कि जो कैंकर रोग है, कैंकर रोग नींबू का, ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। उसका क्या नाम है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। याद रखिएगा कि नींबू वर्गीयों में जो कैंकर रोग है किसके कारण होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये पौधे के सभी भागों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1943 में बंगाल अकाल का कारण था। बंगाल अकाल का कारण था, यानी कौन सा रोग था जिसके कारण जो 1943 में जो बंगाल में अकाल आया। तो किसके कौन सा रोग था वो, तो वो उस रोग का क्या नाम है, धान का भूरा धब्बा रोग, यानी कि ब्राउन स्पॉट, यानी कि ब्राउन स्पॉटेड डिजीज, जिसके जो है किसके कारण फैलता है, ये किसके कारण फैलता है, एक कवक के द्वारा फैलता है, कवक। और उस कवक का क्या नाम है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण जो है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस रोग हो जाता है, जिसके कारण जो है 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंतःबीजोड़ रोग है, यानी कि इंटरनल सीड बोन डिजीज है। यानी कि ये बताना है कि निम्न में से जो है इंटरनल सीड बोन डिजीज कौन सा है, तो वो कौन सा है, गेहूं का अनावर्त कंड, यानी कि लूज स्मट ऑफ व्हीट। ये जो है कैसा रोग है, ये इंटरनल सीड बोन डिजीज है। और ये किसके कारण होता है, एक कवक के कारण होता है। उस कवक का क्या नाम है, अस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसी। तो याद रखिएगा ओस्टिलोगो नूडा ट्रिटिसी के कारण जो है यह रोग गेहूं में होता है। इसके नियंत्रण के लिए जो है लुथरा व सतर ने जो 1934 में जो है सोलर ट्रीटमेंट मेथड दिया था, सोलर ट्रीटमेंट टेक्निक दी थी, किसके नियंत्रण के लिए, इंटरनल सीड बोन डिजीज लूज स्मट के लिए। नेक्स्ट है कि सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम प्रयोग की जाती है, यानी सर्वोत्तम की जाती है, यानी जैसे कि ऊंची नीची भूमि के लिए, अच्छी समतल भूमि के लिए, भारी भूमि के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह क्या है, ऊंची नीची भूमि के लिए। यानी जो स्प्रिंकल जो विधि है एक, यानी कि इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, बौछारी विधि। बौछारी विधि में क्या होता है, एक नोजल के द्वारा जो है चारों तरफ की ओर पानी फेंका जाता है और इसका प्रयोग अधिकतर वहाँ किया जाता है जहाँ कम पानी हो
यानी कि जहाँ कम पानी हो, भूमि ऊंची नीची हो, भूमि कैसी हो, ऊंची नीची हो। और इस विधि का प्रयोग जो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, वो राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? राजस्थान में किया जाता है। इसके द्वारा जो है लगभग 20 से 25% जो है जल की बचत हो जाती है। कितनी हो जाती है? जल की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है कि हल के आकार की इकाई होती है, यानी कि हल का जो आकार होता है वो हम किससे मापते हैं? तो हल के आकार की इकाई जो होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, कितने कितने इसके हल के आकार की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन नहीं करती है? निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन नहीं करती है? तो ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।